नमस्कार भाइयों, बी.एड तृतीय वर्ष की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने समग्र शिक्षा की अवधारणा, प्रस्तावना, अवधारणा और अर्थ के बारे में देखा था। उसी को साथ लेते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे, उसके उद्देश्य, आवश्यकता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने कल देखा था कि समावेशी शिक्षा है क्या। तो हमने देखा था कि समावेशी शिक्षा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को मिला करके शिक्षा दी जाती है। कि समावेशी शिक्षा के अंदर सामान्य और विशिष्ट बालक वो बालक होता है जिसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वंचित बालक या लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं, वो बालक आते हैं, यानी कि विशिष्ट बालक के अंदर आते हैं। और उसके अंदर प्रतिभाशाली बालक भी आता है और सृजनात्मक बालक भी आता है। क्योंकि हमारा भारतीय देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें कई प्रकार के बालक, कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और जातिगत भेदभाव पाए जाते हैं, जिसके कारण बालक आप पिछड़ जाते हैं या दूसरे बालकों से विशेष हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बालक जो कि सामान्य बालक से पिछड़े हुए हैं और अलग हैं, उसको हम अक्षम बालक बोलते हैं। तो अक्षम बालक के अंदर जिसमें अक्षमता नहीं है, जिसमें क्षमता नहीं है, उसको वो अक्षम बालक है। तो ऐसे बालकों को जब सामान्य बालकों के साथ उठा करके शिक्षा ग्रहण करवाते हैं तो उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा के अंदर देखो सर, तो बी.एड के अंदर पाठ्यक्रम है, इसका जो महत्व यही है कि आप इसका अध्ययन करके और उसके अंदर उसकी आवश्यकता को समझ करके जब बी.एड एक टीचर के रूप में आप आगे विद्यालय में जाओ तो आप उन बालकों की विशिष्टता को, उन बालकों की योग्यता को पहचान सको, ताकि उनको आप आगे मार्गदर्शन के रूप में उनकी प्रतिभाओं की खोज कर सको और उसका विकास कर सको। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का अध्ययन करवाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हम कक्षा में एक दूसरे को विशिष्ट बालक के साथ सामान्य बालकों को बिठा करके एक ही कक्ष में शिक्षा देते हैं। इससे एक फायदा ये है कि वो बालक क्या है, सामान्य बालक के साथ अध्ययन करता है, सामान्य बालक के साथ रहता है और सामान्य बालक के साथ खेलता है, तो उसको अपनी अक्षमता का एहसास नहीं होता और उसके अंदर हीन भावना नहीं आती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समावेशी शिक्षा के अंदर जो बालक सामान्य बालक से अलग है, उनको भी हम साथ बैठा करके शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिसकी वो कमी है उसको दूर करते हुए हम उसको एक सामान्य कक्षा में लाने का प्रयास करते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंदर बालक के अंदर अपने विशिष्ट बालक को हम सामान्य बालक के साथ बिठा करके उसकी क्या है हेल्प करते हैं। और इसमें सामान्य बालक भी यही सोचता है कि ये थोड़ा विशिष्ट बालक है, इसको मदद करनी चाहिए, तो आपस में सहयोग भी करते हैं। जैसे सामान्य बालक तो क्या है, जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली बालक उसके अंदर बैठेगा तो वो जो पिछड़ा हुआ बालक है उसकी हेल्प करेगा, उसको उसकी शिक्षा के लिए हेल्प करेगा, उसको खिलाने का, खेलने के लिए हेल्प करेगा, उसके सहयोग करेगा, आने जाने में सहयोग कर सकता है, जिससे वो एक तो उसकी सहयोग कर रहा है, सहयोग की भावना आएगी और सामाजिकता की भावना भी आएगी। दूसरा है कि समावेशन के अंदर जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो हो सकता है मानसिक रूप से अधिक सामान्य हो तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसका उपयोग कर सकता है। तो कोई बालक संगीत वगैरह में रुचि रखता है तो शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन संगीत और इस प्रकार की रुचि रखता है तो इस प्रकार की प्रतिभा में जा सकता है। तो एक समावेशी विद्यालय का यही कंसेप्ट है कि वो उसकी प्रतिभा को, उसकी विशिष्टता को खोजे और उसके लिए अध्ययन करे। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हमने अर्थ के रूप में यही लिख सकते हैं कि जो बालक सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब दोनों मिलकर के अध्ययन करते हैं एक ही कक्षा में, तो वो क्या है, विशिष्ट बालक एक ही कक्षा में बैठ करके अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा के अंदर हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे प्रोफेसर S.K. दुबे की परिभाषा है कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो इसमें समावेशी शिक्षा के अंदर समुदाय का, वहाँ का आसपास का समाज है, अभिभावक हैं, माता पिता हैं बच्चे के, और शिक्षक हैं, प्रशासन है, इनका क्या है सहयोग जरूरी है। इनके सहयोग के बिना समाज शिक्षा संभव नहीं है। तो आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे की नीतियों पर चलेंगे, सहयोग करेंगे तो समाज शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमें ये समझ में आता है कि सामान्य और अक्षम बालक जब दोनों एक साथ बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और उच्च अधिगम स्तर जितना उच्च हो सकता है उस उच्च अधिगम स्तर तक पहुंचने के लिए जो भी क्रिया की जाती है वो सारी सम्मिलित इस समावेशी शिक्षा के अंदर सम्मिलित होती है। एक और परिभाषा देख लेते हैं, श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में है। तो इसमें लिखा है कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। तो सामान्य बालकों से भिन्न है और उनमें क्या है, उनको समझ करके, जो कि सामान्य बालकों से भिन्न है उनको समझ करके, उनकी योग्यता को समझ करके, उनकी रुचि को समझ करके, उसकी बुद्धि लब्धि को समझ करके, उस प्रकार की प्रतिभाओं की खोज करके, उसको समझ करके, उसके अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति करके उसकी क्या है शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उन बालकों को, उन अक्षम बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है। और इसके लिए एक शिक्षा विभिन्न भौतिक संसाधनों का समन्वय किया जाता है, विभिन्न भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय किया जाता है। मानवीय संसाधनों में विद्यालय का स्टाफ हो सकता है, आसपास के अभिभावक और क्या है आसपास के समाज के लोग हो सकते हैं। तो मानवीय और भौतिक संसाधनों का जितना भी समन्वय हो सकता है उसका समन्वय किया जाता है ताकि बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके और सामान्य बालकों के साथ बैठ करके अधिगम कर सके। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशन के आधार, परिभाषाओं के आधार पर और इसके प्रस्तावना के आधार पर हम देखते हैं कि सामान्य बालक के साथ ज्येष्ठ बालक को अध्ययन करने का प्रयास करवाया जाता है। उसको जितना हो सके वहाँ तक क्या है उसी कक्षा के अंदर उसको महसूस नहीं होने दिया जाता कि उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ अक्षमता है। तो उसमें एक आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के आधार पर हम समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य देखते हैं। तो उन उद्देश्यों को हम जैसे स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि अक्षम बालकों को शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। कोई भी अक्षमता है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, तो शारीरिक है तो उसको जाने आने के लिए साइकिल वगैरह, व्हील चेयर या कक्षा तक पहुँचने के रैंप की व्यवस्था ये हो सकती है। कोई कम सुनता है उसके लिए मशीन वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस प्रकार से ईयर कम सुनता है तो ईयर की जो कान की जो मशीन वगैरह उसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो उस प्रकार से उनकी नज़र वगैरह कम है तो उसके लिए पास बिठा करके उसको यानी कि यहाँ चश्मे वगैरह लगाकर, तो इस प्रकार की जितनी भी अक्षमता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि कम है या कोई मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है तो जल्दी से समझ नहीं आता, उसको बार बार समझाने का, उसको सरल विधि से समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए अलग विधि, शिक्षण विधि प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से एक शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक के लिए उसकी विशेषताओं को पहचानते हुए शैक्षिक वातावरण तैयार करना ताकि वो अधिक से अधिक अधिगम कर सके। दूसरा है राष्ट्र के विकास इसमें है। दूसरा है बालकों में निहित प्रतिभाओं को खोजना। बालक में
निहित प्रतिभा को खोजना। तो बालक में निहित प्रतिभा है, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक जब विशिष्ट होता है उसके कोई ना कोई प्रतिभा होती है। यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो मानसिक रूप से प्रतिभा हो सकती है, मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, वो शारीरिक रूप से कोई ना कोई उसके अंदर प्रतिभा हो। तो उन प्रतिभाओं को खोजना, उन प्रतिभाओं को खोज करके उसको उसका मार्गदर्शन करना, उसको आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उसको बताना कि आप इस फील्ड के अंदर जा सकते हो, उसके लिए उसकी सहायता भी करना। इस प्रकार का जो उद्देश्य है वो समावेशी शिक्षा का है। इसके अंदर नंबर 3 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ये मेन उद्देश्य शिक्षा का आज वर्तमान में है कि सरकार इसके लिए बार बार प्रयास कर रही है कि कोई भी बालक अनपढ़ न रहे, कोई भी बालक विद्यालय से वंचित न रहे, सबका 100% 100% क्या है, वो क्या है, इसका सार्वभौमिकरण हो, शिक्षा का प्रत्येक बालक तक पहुँचे। इसके लिए उसका नामांकन भी हो, नामांकन के साथ साथ उसका ठहराव भी सुनिश्चित किया गया है कि इसका ठहराव भी हो, प्राइमरी कक्षा का कम से कम उसका ठहराव सुनिश्चित हो। इस प्रकार से उसका क्या है, सार्वभौमिकरण करने का प्रयास इसका मेन उद्देश्य है। नंबर 4 है अक्षम बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना। जो बालक अक्षम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक भी है, जिसको कि समाज में क्या है, पूरा साधन नहीं मिले, संसाधन नहीं मिले, जिससे कि वो पिछड़ गया है, वंचित रह गया। यानी कि वंचित का मतलब है जितना वो पाने योग्य है उसको उतना नहीं मिले। तो वंचित का मतलब सामाजिक रूप से वंचित बालक है, तो हम इसको वंचित बालक कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, उसको जितना प्राप्त होना चाहिए था, उसकी IQ लेवल, उसका बुद्धि लब्धि, मानसिक बुद्धि पूरी है, लेकिन उसके भौतिक संसाधन, उसके आर्थिक संसाधन ऐसे हैं कि वो अपनी योग्यता से वंचित रह गया है, इस प्रकार के साथ वंचित है। तो इस प्रकार के संसार के बालकों के लिए, अक्षम बालकों में शिक्षा के माध्यम से जब उसको शिक्षा मिलेगी, उसको संसाधन मिलेंगे, अपने पास में विद्यालय के अंदर उसका प्रवेश होगा, तो वो क्या है, समर शिक्षा से जुड़ेगा, उस अपने सामान्य बालकों के साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करेगा, तो उसके अंदर वो क्या है, आत्मविश्वास आएगा। वो जब बच्चों से मिलेगा जुलेगा, सामान्य बालकों के साथ खेलेगा रहेगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी एक सामान्य बालक की तरह हूँ। इस प्रकार से इसी के साथ जुड़ा हुआ हीन भावना से बचाना, कि जब बालक के अंदर आत्मविश्वास आएगा, बालक सामान्य बालकों के साथ रहेगा, उसके अंदर उसके साथ ही शिक्षण कार्य करेगा, खेलेगा, तो वो जब एक बार जब अक्षम है तो वो अपने आप को अलग थलग समझ लेता है, अलग थलग मान लेता है कि मैं हीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब एक साथ उस शिक्षा में रहेगा तो उसके अंदर हीनता की जो भावना वो दूर हो जाएगी, हीनता की कमी आएगी और वो एक आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जी सकेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है वो 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशेषताओं को पहचानना। तो 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं और 6 से 14 वर्ष के भी हैं इसके अंदर, तो उसके बालकों में क्या है, विशेषता की पहचान की जाती है कि उसके अंदर, इसमें 6 से 14 भी आएगा साथ में, कि आयु वाले बच्चे हैं उनके क्या है, बालक जब उसके अंदर आएगा, अक्षम बालक का प्रवेश करेगा, तो उसकी जो विशिष्टता की पहचान होगी, उसकी रुचि की पहचान होगी, वो किस प्रकार में अधिक रुचि लेता है, किस प्रकार से वो शिक्षण कार्य करता है, कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, तो उसकी जो विशिष्टता की पहचान है इसी एज के अंदर होना शुरू हो जाती है। उसी की पहचान जब हम समाज शिक्षा में करेंगे तो एक उसके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेंगे कि ये बच्चा इस फील्ड में जा सकता है, इसको इस फील्ड में लेके जाना चाहिए, उसको हम मार्गदर्शन के रूप में गाइडेंस भी कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है 7 से 21 वर्ष की आयु वाले बालक, 14 से लेकर के 21 वर्ष के आयु वाले बालक ऐसे बालक हैं जो कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, शिक्षा से नहीं जुड़ पाए और वो क्या है, मुख्यधारा से अलग हो गए, पृथक हो गए, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर एक योग्यता है। उन योग्यताओं को पहचानना भी समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। उन योग्यताओं को पहचानते हुए उसकी सहायता करना, उसका मार्गदर्शन करना भी क्या है, उसको मुख्य धारा में लाना, शिक्षा की मुख्य धारा में लाना भी एक समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसी के साथ हम उद्देश्य देख लिए।
सक्षम बालकों में शैक्षिक वातावरण तैयार करना, उनकी प्रतिभाओं की खोज करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना ताकि वो अपना कार्य आत्मविश्वास से कर सके, उनके अपने जीवन को क्या है जी सके। हीन भावना का विकास, हीन भावना से बचना और 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों की जो शिक्षा की पहचान होती है वो भी समग्र शिक्षा के कारण होती है। 14 से 21 वर्ष के जो आने वाले बालक हैं उनको जो मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके जो प्रतिभा है, प्रतिभा के कारण वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास है वो समग्र शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद हम समग्र शिक्षा की आवश्यकता को देखेंगे। अब हम आगे समग्र शिक्षा की आवश्यकता के बारे में देखते हैं कि समग्र शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो हमने उद्देश्य देखे हैं, प्रस्तावना देखी है, उसकी परिभाषा देखी है, तो इसमें हमें यही ज्ञात हुआ है कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो बालक सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नंबर 1 है शिक्षा के सार्वभौमिकरण। शिक्षा के सार्वभौमिकरण तो शिक्षा का सार्वभौमिक होगा ताकि प्रत्येक बच्चे पर जब शिक्षा पहुंचेगी, प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा चाहे विशिष्ट है चाहे सामान्य है, उसको एक जैसी शिक्षा मिलेगी, एक कक्षा में शिक्षा मिलेगी, तो इक्वल शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। तो दूसरा है राष्ट्र के विकास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र के विकास के लिए। तो जब एक विद्यार्थी पढ़ेगा और विद्यार्थी पढ़ने की शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको वो अपने देश के नागरिक के रूप में शिक्षित होगा, देश के विकास में सहायता करेगा। तो इसमें हर बच्चा जब पढ़ेगा तो देश का विकास अपने आप होगा, तो वो अपने देश के विकास में सहयोग करेगा। इस प्रकार से जब प्रत्येक बालक शिक्षित हो जाएगा तो राष्ट्र का विकास अपने आप हो जाएगा। तो राष्ट्र के विकास में भी समग्र शिक्षा सहयोग करती है। उस राष्ट्र के विकास के लिए भी समग्र शिक्षा की आवश्यकता है। आगे है समाज का विकास और सशक्तिकरण के लिए, मजबूत करने के लिए। तो समाज के विकास के लिए समाज का विकास, तो शिक्षा जब आसपास के समाज के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षित होंगे, वो चाहे वो पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक है, पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक, सभी बालक जब शिक्षित होंगे तो वो क्या है समाज में क्या है जागरूकता आएगी, समाज में विकास होगा, वो आसपास का समाज मजबूत होगा। एक शिक्षित समाज होगा तो वो क्या है अब मजबूत होगा। उसमें क्या है, इससे क्या है समग्र शिक्षा के अंदर क्या है, समग्र शिक्षा में इसीलिए आवश्यक है कि समाज उससे क्या है मजबूत होता है। अब आगे है प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए। तो जब प्रत्येक बच्चा पढ़ेगा तो उसका विकास अपने आप, प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो प्रत्येक बालक का विकास होगा, प्रत्येक बालक का विकास होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, चाहे और उसके अंदर हीन भावना रहेगी, वो पिछड़े नहीं रहेंगे, अपने अधिगम स्तर को उच्च कर सकेंगे, जिससे कि वो प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सभी बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, सभी बालकों के अधिकारों की रक्षा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सभी बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, सभी बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो प्रत्येक बालक शिक्षित होगा, वो अपने अधिकार जान सकेगा, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी जो एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या उसके अधिकार हैं, वो
और यदि उसकी अक्षमता है, उस अक्षमता के अनुसार क्या अधिकार है, किस प्रकार से विकलांग बालक है, विकलांग बालक को क्या लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से उसको आर्थिक सहायता मिल सकती है, सरकारी सहायता मिल सकती है, किस प्रकार उसको आरक्षण मिल सकता है। इस प्रकार की जो शिक्षा ग्रहण करेगा तो अपनी योग्यता के अनुसार वो जागरूक होगा, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगा, क्योंकि उसको शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा प्राप्त होने के साथ ही अपनी जो अक्षमता है, अपनी जो डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो लाभ भी ले सकता है, वो जागरूक होगा, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगा। इसी प्रकार से है भ्रम को दूर करने के लिए भ्रम दूर कैसे होगा? समावेशी शिक्षा के माध्यम से जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो जैसे कि मान लो बालक है, उसको कोई विकलांग बालक है, अक्षम बालक है, उसको लगता है कि ये बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, उसके माता पिता को भी लगता है कि ये बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, ये सामान्य बालक विद्यालय में नहीं जा सकता। तो जब समावेशी शिक्षा का प्रसार होगा, समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग वो जागरूक होगा और उसको पता चलेगा कि ये बालक इसकी विशेषता के आधार पर आगे बढ़ सकता है, इसके में कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई योग्यता है, जिसकी योग्यता है तो उसके अंदर वो आगे बढ़ सकता है। तो जब भी उसकी योग्यता और प्रतिभा की खोज समाज शिक्षा के माध्यम से ही होगी, जिससे वो एक भ्रम दूर हो जाएगा कि ये बालक कुछ नहीं कर सकता, उसके माता पिता का भ्रम भी दूर हो जाएगा, उस बालक का भी भ्रम दूर हो जाएगा कि ये बालक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक बालक के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, तो उस प्रतिभा को आगे बढ़ाना ही समाज शिक्षा का उद्देश्य है। इस प्रकार से एक भ्रम दूर हो जाएगा कि ये बालक कुछ नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से वो इसके आगे बढ़ जाएगा और अपने जीवन का निर्वाह करेगा। इसी प्रकार से माता पिता बच्चों को जागरूक करना, माता पिता बच्चों को जागरूक करना। देखो, सामान्य बालक के माता पिता और विशिष्ट बालक के माता पिता दोनों को जागरूक किया जाता है समाज शिक्षा के माध्यम से कि प्रत्येक शिक्षा है जो प्रत्येक बालक के लिए है, न कि एक सामान्य बालकों के लिए। चाहे वो बालक विशिष्ट बालक है, सक्षम बालक है, उनके लिए भी शिक्षा है, उनके लिए भी प्रयास करने चाहिए। और समग्र शिक्षा के माध्यम से सभी माता पिता को जागरूक किया जाता है कि शिक्षा सभी बालकों का अधिकार है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि समग्र शिक्षा के अंदर माता पिता बच्चों को भी और आसपास के समाज को भी जागरूक किया जाता है कि शिक्षा सभी के लिए समान है। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए। तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो बालक हैं जो अक्षम बालक होते हैं वो क्या है, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनके अंदर एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हम सामान्य बालकों से अलग हैं। तो इस समावेश शिक्षा के माध्यम से जब वो सामान्य बालकों के साथ बैठ कर के अध्ययन करते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी जो प्रतिभा है, उसकी रुचियों को जब जागरूक किया जाता है, उनके लिए उन रुचि के कुछ साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से समावेश शिक्षा के माध्यम से क्या है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करने के लिए क्या है, एक समावेश शिक्षा की आवश्यकता होती है। आगे कौशल को पहचानने के लिए, कौशल को पहचानने के लिए इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई हर एक प्रत्येक बालक के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई स्किल होता है,
तो इस स्किल को पहचानना, इस प्रतिभा को पहचानना, इस योग्यता को पहचानना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है, मेन आवश्यकता है। इन स्किल को पहचान करके उसको आगे बढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देना, उसको अधिकतम स्तर को बढ़ाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। आगे है शिक्षा को सरल बनाने के लिए, शिक्षा को सरल बनाने के लिए इसमें क्या है, जो बालक विशिष्ट बालक होते हैं या अक्षम बालक होते हैं तो उनके लिए शिक्षा सरल बनाई जाती है, ताकि उसका पाठ्यक्रम में परिवर्तन, पाठ्यक्रम को सरल किया जाता है, शिक्षण विधियों को भी उनके अकॉर्डिंग किया जाता है ताकि उसको अधिक से अधिक सिखाया जा सके। उनके लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसे मान लो दिव्यांग है या उसको कम दिखाई देता है तो उसके लिए वो क्या है, दिव्यांग है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते हुए ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं, और उसके अंदर हम कम सुनाई देता तो उसके लिए मशीन वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यदि थोड़ी बहुत कम है तो उसके लिए हम उसको आगे बिठा करके बोर्ड पे कुछ बड़ा लिख करके किताबों में बड़े अक्षरों वाली किताबों को प्रिंट करवा के उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो समाज शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षा को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, और उसके लिए यहाँ तक कि समय भी, जो समय सारणी है वो भी एक अक्षम बालक या प्रत्येक बालक की समस्या को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। पाठ्यक्रम भी उसकी प्रत्येक बालक की शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा को सरल बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि दृष्टिहीन बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो सुनने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई हेयर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें यदि उसके अंदर थोड़ी ही कमी है तो हम उसको पास बिठा सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको शिक्षा को जितना हो सके सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके आगे है लास्ट पॉइंट है, शिक्षकों में बहुआयामी कौशलों का विकास, यानी कि शिक्षण कला का विकास, शिक्षण कला का विकास। तो शिक्षकों में शिक्षण कला का विकास कैसे होता है, क्योंकि इस समावेशी विद्यालय के अंदर कई प्रकार के बालक आते हैं, उसमें कई प्रकार की विशेषता होती है, कुछ बहरे, अंधे, दिव्यांग, और इसके अंदर शारीरिक रूप से विकलांग आ सकते हैं, मंद बुद्धि वाले आ सकते हैं। इस प्रकार से उनकी विशेषता को पहचानते हुए, उनकी प्रतिभा को खोजते हुए, उसकी रुचि को जानते हुए शिक्षण कार्य करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एक टीचर को, एक अध्यापक को भी उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके अंदर भी वो शिक्षण कला में निपुण होता है कि वो शिक्षण कला में विकास करे, उस बालक को पहचानने की योग्यता का विकास करे, जिससे कि एक शिक्षक में भी योग्यता विकास होती है, जिससे कि वो बालक की विशेषता को पहचान सके। तो इसी के साथ हमने एक समाज शिक्षा के अब तक हमने उसकी प्रस्तावना, उसका अर्थ, परिभाषाएं और उसके उद्देश्य देखे। उसके साथ हमने आज आवश्यकता का भी अध्ययन किया। तो इसके साथ ही आज इतना ही, और कल हम इसके साथ ही इसके सिद्धांत और प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। स्वस्थ रहें और घर पे रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।